Hello students, welcome to Proving CS. Today we will discuss with past exams paper of working capital chapter. बच्चों ये जो चैप्टर अपने दिसंबर 2019 और दिसंबर 2020 से दो ही बार एमसीक्यूज पैटर्न में एग्जाम में आया हुआ है। तो फर्स्ट हम लोग दिसंबर 2019 के ये चैप्टर के जितने भी रिलेटेड एमसीक्यूज है वो डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो तुम्हारे लिए यूजफुल है बिकॉज मैं सारे बोर्ड के ही एमसीक्यूज कवर करने वाला हूँ। तो फर्स्ट एमसीक्यूज है ये चैप्टर का, एबीसी एनालिसिस इज यूज फॉर। तो फर्स्ट टेल मी व्हाट इज एबीसी एनालिसिस। नाउ एबीसी का फुल फॉर्म होता है ऑलवेज बेटर कंट्रोल। नाउ कंट्रोल किसका? तो इन्वेंट्री का। बच्चों ये एनालिसिस बोलता है इन्वेंट्री को आप ए बी और सी ऐसे कैटेगरी में अरेंज कर दो एबीसी कैटेगरी में। तो फर्स्ट इन्वेंट्री को ए कौन सी कैटेगरी में अरेंज करेंगे? तो एकदम सिंपल है बच्चों, जिसका ना क्वांटिटी बहुत कम होता है पर उसका वैल्यू ह्यूज होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ए कैटेगरी में अरेंज करो। बी कैटेगरी जिसका क्वांटिटी भी एवरेज और वैल्यू भी एवरेज इक्वल इक्वल टाइप्स होता है, उसको हम लोग बोलते हैं बी कैटेगरी में अरेंज करो। सी कैटेगरी जिसका क्वांटिटी ह्यूज होता है बट वैल्यू बहुत लेस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सी कैटेगरी में एनालिसिस कर दो, कन्वर्ट कर दो। तो ना ये एनालिसिस हमें सिखाता है कि तुम्हें अपनी जो इन्वेंट्री है उसको कौन से कैटेगरी में अरेंज करना है। तो इसके ऑप्शन में आप देखोगे तो ए आंसर इज अ परफेक्ट एनालिसिस इन्वेंट्रीज बेस्ड ऑन द यूसेज एंड मूवमेंट। आप नेक्स्ट देखो, रिडक्शन ऑफ टोटल इन्वेंट्री इन मटेरियल। तो रिडक्शन इन टोटल इन्वेस्टमेंट इन मटेरियल वो तो मैंने बोला ही नहीं कि रिडक्शन करो मटेरियल में। नेक्स्ट, डिटरमाइन द ऑप्टिमल लेवल ऑफ सेफ्टी स्टॉक। तो सेफ्टी स्टॉक तो वही मैंने यूज नहीं किया है। नेक्स्ट, द एनालिसिस बेस्ड ऑन देयर अवेलेबिलिटी। तो अवेलेबिलिटी नहीं, उसके कैटेगरी एबीसी एनालिसिस वाइज कि क्वांटिटी कम वैल्यू ज्यादा, क्वांटिटी और वैल्यू के बेस पे हम लोग उसको अरेंज करते हैं, वो ये एनालिसिस हमें सिखाता है। फेयर इनफ। नेक्स्ट एमसीक्यूज, consider the following factor: gross operating cycle 80 days and net operating cycle। तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज ऑपरेटिंग साइकिल। अगर आपको याद होगा तो ऑपरेटिंग साइकिल का एक फॉर्मूला था, रॉ मटेरियल प्लस वर्क इन प्रोग्रेस प्लस फिनिश गुड्स प्लस डेटर्स कलेक्शन पीरियड माइनस क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड। व्हाट इज ऑपरेटिंग साइकिल? कैश कन्वर्ट इनटू अ कैश इज अ कॉल्ड ऑपरेटिंग साइकिल। जो हमारा रॉ मटेरियल में इन्वेंटरीज में जो कैश इन्वॉल्व होता है वो रॉ मटेरियल डब्ल्यूआईपी फिनिश गुड्स कलेक्शन करने के बाद कितने टाइम में वापस हमारे हाथ में कैश कन्वर्ट हो जाता है, इसे बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। वो टाइम कितना लेता है वो ऑपरेटिंग साइकिल, मे बी ऑन डेज या वीक या मंथ, डिपेंड्स क्वेश्चन में कैसे दिया है। तो यहाँ पे देखो हर एक चीज वो लोग ने किस में दिया है, डेज में। ना एक है यहाँ पे ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल और एक है यहाँ पे नेट ऑपरेटिंग साइकिल। तो ग्रॉस क्या होता है एंड नेट क्या होता है? आपको ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल पता है? नेट मींस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, नेट। ग्रॉस मींस ओनली करंट एसेट्स। तो यहाँ पे बहुत सिंपल है, ग्रॉस का मतलब रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी, फिनिश गुड्स एंड डेटर्स कलेक्शन पीरियड, ये चारों का टोटल ग्रॉस होगा। नेट का मतलब इसमें से क्रेडिटर्स माइनस कर दो, क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड, तो आपका नेट आ जाएगा। क्वेश्चन पढ़ते पूछा क्या है वो देखते हैं। Consider the following factor: gross operating cycle 80 days and net operating cycle 55 days. Raw material holding period will be 40 days. Conversion period का मतलब WIP will be 2 days. Finished goods holding period 20 days. They want average collection period will be, तो average collection period means debtors collection period पूछा है। तो एकदम सिंपल वे में आप क्या करो, ये जो ग्रॉस है उसका मैंने बताया रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी, फिनिश गुड्स और डेटर्स, ये चारों का टोटल 80 है। तो आप 80 में से रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी एंड फिनिश गुड्स माइनस कर दो, तो आपका बचा हुआ जो है वो एवरेज कलेक्शन पीरियड होगा। इजी, राइट? चाहिए तो मैं यहाँ पे तुम्हारा वर्किंग लिख के दे देता हूँ। एमसीक्यूज 2, see the gross work cycle, the gross operating cycle formula will be raw material plus WIP plus finished goods plus debtors collection period। अपने क्वेश्चन में देखो 80 ऑपरेटिंग साइकिल है, ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल विल बी 80 days and raw material will be how much? The raw material will be 40 days. The conversion period will be 2 days.
and finished goods will be 20 days. तो debtors how much? तो आप इसमें से सिंपली माइनस कर दो, कैलसी 80 माइनस 40 माइनस 2 माइनस 20. तो इन शॉर्ट डेटर्स कलेक्शन डेज विल बी, कलेक्शन पीरियड विल बी 18 डेज. तो आपका आंसर क्या आएगा? 18 डेज इज द आंसर. तो ऑप्शन में देखो 18 डेज है क्या? यस, सी आंसर परफेक्ट है. देखो सी 18 डेज, फेयर, easy. Next one. MNC expected its sale to increase by 10%. The sale increase to increase by 10% from the current year level of rupees 5 million. राइट एक तो नॉर्मली हम लोग को लैक्स करोड़ में थोड़ा कंफ्यूजन है, और ये लोग ने यहाँ पे दे दिया 5 मिलियन. आपको पता है ना 1 मिलियन का मतलब क्या होता है? 10 लैक्स. तो 5 मिलियन का मतलब कितना हो गया? 50 लैक्स. तो करंट ईयर सेल कितना है? 50 लैक्स. And we expect to increase by 10%. Now, with the net profit margin 8%, तो net profit 8%, खाली 8% है तो 8% always on sale. And payout ratio, what is payout? Dividend payout, जो profit है उसमें से आप dividend कितना pay out करते हो वो ratio है. तो dividend payout ratio will be 30%. What financing for the next year will be available for internal source? Internal source का मतलब जो सबको देने के बाद हमारे खुद के लिए कितना बचता है, जो हम लोग ट्रांसफर टू रिजर्व कर देते हैं, वो इंटरनल सोर्स कितना बचेगा वो नेक्स्ट ईयर के लिए, करंट ईयर के लिए नहीं. तो ऑब्वियसली आपको ये 50 लैक्स नहीं लेना है, उस पे जो 10% इंक्रीज होगा उसके बेस पे आपको कैलकुलेशन करना है. तो इसका मैं वर्किंग आपको दिखा देता हूँ, आपको इजी पड़ेगा. एमसीक्यूज थर्ड, बराबर से देखना. पहले तो आपको नेक्स्ट ईयर का सेल चाहिए, राइट? नेक्स्ट ईयर सेल विल बी, तो नेक्स्ट ईयर सेल 10% से इंक्रीज होता है. या आप कैलसी में एग्जाम में करोगे एमसीक्यू विद इन 1 मिनट में हो जाएगा. मैं आपको आराम से थोड़ा इजीली अच्छे से लिख के दे रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझे. 50 लैक्स, उसमें 10% अपना सेल्स ग्रोथ इंक्रीज हो रहा है, तो 10% मीन्स नेक्स्ट ईयर सेल विल बी एक्सपेक्टेड विल बी 55 लैक्स. Now first उसमें नेट प्रॉफिट, if nothing is given, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, बिकॉज उसमें से हम लोग क्या पे कर रहे हैं? डिविडेंड. तो 55 लाख का इनटू 8% विल बी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. कैसे? 55 lakhs इंटू 8%, तो हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा 4,40,000. इजी. इसमें से 30% डिविडेंड पे आउट कर दो, बट 30% ऑफ दिस वैल्यू इंटू 30% आप डिविडेंड पे आउट करोगे 1,32,000. तो इनडायरेक्टली जो तुम्हारा ट्रांसफर टू रिजर्व, राइट, ट्रांसफर टू रिजर्व रुपीज विल बी 3,08,000. तो ये किसके लिए होगा? इंटरनल सोर्स के लिए, राइट. ये इंटरनली हम लोग यूज कर सकते हैं एक्सपांशन एंड ग्रोथ के लिए. तो ये 3,08,000 इज द आंसर जो लोग ने पूछा है. और ऑप्शन में आई थिंक सो बी फॉर बॉम्बे है. देखो 3,08,000, इजी. नेक्स्ट वन. Which of the following will not have impact on a firm treasury positions? Now, what is treasury? आपको पता है treasury bill क्या होता है? नॉर्मली इनडायरेक्टली वो लोग कैश के बारे में बात कर रहे हैं कि क्या इम्पैक्ट आएगा. तो नॉट इम्पैक्ट मीन्स नहीं आएगा. See, if you paid dividend payment, तो dividend paid, तो money was going out. Tax payment, तो money was going out. Buying of fixed assets, money was going out. But issue of bonus shares, आप जब भी बोनस शेयर्स देते हो तो हम पता है ना रिजर्व यूटिलाइज करते हैं, और ये नॉन कैश आइटम है जिसमें रिजर्व यूटिलाइज होता है. तो रिजर्व डिक्रीज एंड कैपिटल इंक्रीज, इसे बोलते हैं इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स. तो इनडायरेक्टली इसमें आपका कैश में तो कोई इम्पैक्ट ही नहीं आएगा. तो इनडायरेक्टली डी इज द आंसर. फेयर इनफ. आगे, determine of the safety stock required a trade off between. What is safety stock? क्या होता है बच्चों? हमें लगता है कि कुछ
प्रॉब्लम होने वाला है या कुछ लॉकडाउन होने वाला है या कोई प्रॉब्लम आने वाला है, तो उसके हम लोग सेफ्टी के लिए थोड़ा स्टॉक रखते हैं अपने गोदाम के लिए, राइट। कोरोना में ये सब हम लोग को बहुत अच्छे से सेफ्टी मार्जिन, सेफ्टी स्टॉक बहुत ही अच्छे से सिखाया है ये सब चीज। छोटे छोटे बच्चे, स्कूल लेवल के स्टूडेंट्स को भी ये सब पता है अभी कि हम लोग डीमार्ट से जाके एक साथ घर पे लाके 15 डेज का स्टॉक रख देते हैं और तो जैसे हम लोग यहाँ पे दिमाग यूज करते हैं वैसे ही कंपनी अपने फैक्ट्री में ये चीज यूज करती है कि सेफ्टी स्टॉक क्या होता है। तो सेफ्टी स्टॉक ये होता है, एक तो रिक्वायर्ड ट्रेड ऑफ बिटवीन, किसके बीच में ट्रेड ऑफ, तो एक तो होता है कि आप कैरिंग कॉस्ट एंड स्टॉक आउट कॉस्ट। अभी व्हाट इज स्टॉक आउट ऑफ कॉस्ट, क्या होता है, कभी आपको शॉर्टेज होता है इन्वेंट्री का, क्या होता है, शॉर्टेज ऑफ स्टॉक होता है। और कैरिंग स्टॉक का मतलब आप लमसम मंगा के रख दोगे तो उसको कैरी भी तो करने का प्रॉब्लम है। तो ये रिक्वायर द ट्रेड ऑफ बिटवीन, किसके बीच में, कैरिंग कॉस्ट एंड स्टॉक आउट ऑफ कॉस्ट। स्टॉक आउट ऑफ कॉस्ट का मतलब जो शॉर्टेज ऑफ कॉस्ट होता है वो, ठीक है। सी ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट वो नहीं, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट ईओक्यू के लिए होता है। फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड स्टॉक आउट ऑफ कॉस्ट, तो मेन तुम्हारा सेफ्टी स्टॉक कैरिंग कॉस्ट के लिए प्रॉब्लम होगा, क्योंकि क्या होगा, सेफ्टी स्टॉक मंगा के रखोगे तो कैरिंग कॉस्ट प्रॉब्लम में आएगा। लीड टाइम एंड ऑर्डर पॉइंट, तो लीड टाइम आपके लिए किसमें यूज होता है, फाइंड आउट आरओएल के लिए, किसके लिए, आरओएल और उसके लिए यूज होता है। Next one, which of the following is a not a valid assumption of EOQ model? EOQ economic order quantity, ऐसी क्या quantity order देना चाहिए जो हमारे लिए reasonable हो, right? So demand forecast is available, inventory can be replaced immediately, cost per order is variable, carrying cost is a fixed percentage, is a not a valid assumption. तो जो cost per order है वेरिएबल इज अ नॉट अ वैलिड अजम्पशन। व्हाई, पता है हम लोग अगर ईयरली 10 टाइम्स ऑर्डर करने वाले हैं तो जो ऑर्डर कॉस्ट है वी हैव टू अज्यूम कि वो सेम ही रहेगा। जैसे ऑर्डर कॉस्ट है 100 रुपीज पर ऑर्डर, फॉर एग्जांपल ले लो 100 रुपीज, तो हमें अज्यूम करना है कि पूरा जो थ्रू आउट द ऑर्डर है, फुल ईयर जो ऑर्डर रहेगा, तो वी हैव टू अज्यूम कि वो फिक्स रहेगा, द ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर विल बी फिक्स। यहाँ पे तो वेरिएबल बोला है, तो दैट्स व्हाई इट्स नॉट अ वैलिड अजम्पशन। नेक्स्ट वन, ईओक्यू पूछा है, अभी तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए, पढ़ता हूँ। मंथली डिमांड फॉर अ रॉ मटेरियल 150 यूनिट्स, अगर आपको ईओक्यू पता होगा तो उसमें फॉर्मूला 2AO अपॉन सी, तो जो ये ए है वो एनुअल रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट होता है और यहाँ पे ये मंथली गिवन है 150, तो आपको इसको बराबर से ध्यान देना है, आपको 150 इंटू 12 एनुअली कन्वर्ट कर देना है। तो आप जब भी फॉर्मूला में लिखोगे तो 1800 आपको एनुअल डिमांड लेना है। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज ₹8, देखो ये गिवन है और ये असम्पशन है कि थ्रू आउट द ईयर सेम रहेगा। एनुअल कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट इज ₹2, एनुअल मींस ईयरली पर यूनिट, तो आपको पता है ना कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम ऑलवेज होना चाहिए जो सब में है। EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी अंडर द अबव सर्कमस्टेंसेस विल बी, तो मैं वर्किंग कर लेता हूँ और होप सो आपको ये एमसीक्यू सबसे इजी लगेगा। ए एनुअल रॉ मटेरियल कितना होना चाहिए 1800, क्यों 150 था ना आई थिंक सो, बट मंथली मेंशन किया था तो 150 इंटू 12 तो ईयरली हो जाएगा। फाइन, ऑर्डरिंग कॉस्ट सब में देखो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना रुपीस दिया था, पर ऑर्डर विल बी 8 रुपीस आई थिंक सो, सब में देखो 8 रुपीस। कैरिंग कॉस्ट ₹2 पर यूनिट पर एनम होना चाहिए ऑलवेज, जो सब में दिया है। तो EOQ फॉर्मूला √2AO अपॉन सी, अभी ना फॉर्मूला तो पता ही है ना, तो 2 इंटू एनुअल 1800 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट 8 अपॉन C2, तो आपको पहले ये सॉल्व करना है, फिर जो आंसर आएगा उसको रूट दबा दो तो आंसर आ जाएगा। मींस 2 इंटू 1800 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 2 करो तो आपका 14400 है, फिर रूट दबा दो तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 120 यूनिट्स, आंसर विल बी 120 यूनिट्स। तो EOQ है, अगर आप 120 यूनिट्स ऑर्डर करते हो तो वो हमारे लिए रीजनेबल है। अंडरस्टूड, ऑप्शन में आई थिंक सो 120 दिया हुआ है, राइट। ये आपको पता है ना, पर यूनिट पर एनम होना चाहिए और ये पर ऑर्डर होना चाहिए। अभी तो मैं ये लिख रहा हूँ, एग्जाम में तो आया तो आप कैलसी पे कर दो आंसर हो जाता है।
EOQ वाला कंसेप्ट FM में भी आता है और द 120 P फॉर बॉम्बे आंसर है। ये जो कंसेप्ट है एक तो अपने एफए में भी आता है और मैनेजमेंट में भी तुम्हारे आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी। तो इसीलिए आपको बराबर से ये सीखना है। अंडरस्टूड? ठीक है, चलो आगे बढ़े। डेटर्स टर्नओवर रेशियो रिफ्लेक्ट डेटर्स टर्नओवर रेशियो, पहले तो फॉर्मूलाज होना पता होना चाहिए। तो मैनेजमेंट में आपने रेशियो एनालिसिस सीखा होगा, और मैंने जो बोला है कि मैनेजमेंट में जो रेशियो एनालिसिस चैप्टर है वो हम सीखते हैं मैनेजमेंट में, बट उसका मेन यूसेज होता है एफएन में। तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो किसके बीच में होता है? द रिलेशन रिफ्लेक्ट किसके बीच में होता है? द रिलेशन बिटवीन डेटर्स एंड क्रेडिट सेल। डेटर्स एंड क्रेडिट सेल, कैश सेल्स नहीं। सी यहाँ पे टोटल सेल्स लिखा है, टोटल सेल्स का मतलब तो कैश क्रेडिट दोनों आ गया। और डेटर्स टर्नओवर रेशियो रिफ्लेक्ट डेटर्स एंड रिलेशन टू क्रेडिट सेल्स, तो ये दोनों का कलेक्शन है। अंडरस्टूड? डेटर्स टर्नओवर रेशियो क्या है अपना? क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स। फाइन। नेक्स्ट वन, consider the following data, calculate the total sales amount। बच्चों आई कैन से बहुत ही प्यारा, वेरी नाइस सा, बहुत ही प्यारा एमसीक्यूज बना के दिया है। आपको पहले तो दो फॉर्मूलाज पता होना चाहिए, उसके बाद ये क्रैक कर सकते हो। पढ़ता हूँ, देखो। कंसिडर द फॉलोइंग डेटा एंड कैलकुलेट टोटल सेल्स अमाउंट, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिसीवेबल। रिसीवेबल मीन्स डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल दोनों उसमें इंक्लूडेड है। 30 lakhs, ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिसीवेबल 20 lakhs, ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, ये बिकॉज ऑफ एवरेज डेटर्स ढूंढने के लिए। देन दे गिव यू एवरेज कलेक्शन पीरियड 25 days। देन दे मेंशन क्रेडिट सेल्स 73% ऑफ सेल्स, जो टोटल सेल्स है उसका 73% क्रेडिट सेल्स है, तो बट ऑब्वियस रिमेनिंग कैश सेल्स होगा। और हमें वो लोग ने पूछा है टोटल सेल्स, टोटल सेल्स में कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स दोनों का इन्वॉल्वमेंट होगा। अज्यूम 365 डेज इन अ ईयर। अभी बच्चों अच्छा हुआ ये 365 दिया है, नहीं तो हमें 360 लेना होता है। तो वो लोग ने 365 मेंशन किया है तो बेस्ट हो जाएगा। पहले इसका मैं अच्छे से आपको वर्किंग करके देता हूँ, ध्यान दो। शॉर्ट में भी आप कर सकते हो, बट अभी सिखाने वाइज बराबर से ध्यान दो। फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट एवरेज रिसीवेबल, एवरेज डेटर्स। तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, तो सब में देखो टेक्स्ट बुक में ओपनिंग क्लोजिंग कितना था? 30 प्लस 20 अपॉन 2, तो ये दोनों का एवरेज हो जाएगा अपना 25, राइट? 25 lakhs, average debtors will be 25 lakhs rupees, 25 lakhs। देन सब में देखो कलेक्शन पीरियड गिवन है बच्चों, एवरेज कलेक्शन पीरियड गिवन है, तो तुम्हें कलेक्शन डेटर्स कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। नाउ डेटर्स कलेक्शन पीरियड, नॉर्मली बच्चों फॉर्मूला इसको कैसे याद रखते पता है? आप डेटर्स कलेक्शन पीरियड का डेटर्स टर्नओवर का फॉर्मूला याद रखना है, और कलेक्शन के लिए उल्टा इनटू डेज। जैसे आपका डेटर्स टर्नओवर फॉर्मूला विल बी क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज डेटर्स। तो अगर कलेक्शन पीरियड निकालना है तो जो क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज डेटर है उसको उल्टा कर दो। फॉर्मूला विल बी एवरेज डेटर्स अपॉन क्रेडिट सेल, बट इसमें क्रेडिट सेल्स यूज होता है, इनटू अगर कलेक्शन पीरियड डेज में है तो यहाँ पे 365 या 360, अगर मंथ में है तो यहाँ पे 12, अगर ये वीक में है तो यहाँ पे 52 या 50 जो भी मेंशन होगा वो। अभी यहाँ पे डेज में, और डेज में मेंशन किया है 365 डेज है, तो इनटू 365। नाउ डेटर्स कलेक्शन पीरियड सब में दिया है 25 डेज, एवरेज डेटा रुपीज 25 lakhs, क्रेडिट सेल पता नहीं है, राइट? क्रेडिट सेल्स पता नहीं है, इनटू 365 डेज। अभी ये यहाँ पे ट्रांसफर कर दो और ये यहाँ पे ट्रांसफर कर दो, तो आपका क्रेडिट सेल्स इन रुपीज आ जाएगा। तो अवर क्रेडिट सेल्स इन रुपीज कितना हो जाएगा? 365 lakhs। अभी ऑप्शन में देखो उन्होंने 365 भी दिया हुआ है, तो आधे बच्चे ये आने के बाद उसको टिक कर देते हैं, नहीं 365 रॉन्ग होगा। व्हाई? बिकॉज दे वांट टोटल सेल। बच्चों टोटल सेल पूछा है तो एकदम सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। सी 73% आई थिंक सो क्रेडिट सेल्स था, तो देखो 73% विल बी योर 365 ऑफ टोटल सेल्स।
तो 100% सेल इज हाउ मच, क्रॉस मल्टीप्लाई 365 into 100 divided by 73. तो कैलसी 365 into 100 divided by 73. तो our total sales will be 500 lakhs. और ऑप्शन देखो बी फॉर बॉम्बे राइट आंसर। देखो बी फॉर बॉम्बे अच्छे से बराबर से वर्किंग देखा। फर्स्ट एवरेज डेटर्स ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, फिर एवरेज कलेक्शन पीरियड से एवरेज डेटर अप्लाई करके यू हैव टू फाइंड आउट क्रेडिट सेल्स। दे वांट टोटल सेल्स, तो क्रेडिट सेल इज 73% ऑफ टोटल सेल्स, तो टोटल सेल्स इज हाउ मच, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 500 कर तो 500 lakhs आता है आंसर। अंडरस्टूड। जो अपने ऑप्शन में बी फॉर बॉम्बे आंसर है। इजी, ठीक है, इजी। नाउ 10 बच्चों, ये जो 10 अपने एग्जाम में एमसीक्यूज आया था, तो वहां पे 4 ऑप्शन ऐसे थे, 400, 500, 700, 600 और यहाँ पे 700 था। क्या था? 700 बोर्ड में। तो बोर्ड में ये ऑप्शन रॉन्ग था, राइट? ये ऑप्शन ही नहीं है, उनको 4 देना चाहिए था, नन ऑफ दिस जो मैंने मॉडिफाई करके दिया है। बोर्ड में एग्जाम में रॉन्ग आया था। अंडरस्टूड। अभी हम लोग बोलते हैं कि एग्जाम में अगर रॉन्ग आता है तो हमें पूरा मार्क्स देना चाहिए, तो इंस्टीट्यूट नॉर्मली वो लोग की अगर एरर होती है तो अलाउड करती है। दूसरा, वो लोग बोलते हैं कि अटेम्प्ट आप करो, बट आपका ऑप्शन ही नहीं आएगा तो आप अटेम्प्ट ही नहीं करोगे। तो यहाँ पे एक्चुअली नन ऑफ दिस ये मैंने डाला हुआ है, क्योंकि आंसर नन ऑफ दिस होना चाहिए था। आंसर क्या है मैं वो ढूंढ के देता हूँ, बराबर से देखो। The EOQ is from 7,200 unit. Is 7,200 unit economic order quantity है। The minimum order size stipulated by the supplier is 9,000 from utilizing a cash discount on the purchase price. अगर तुम्हें परचेस प्राइस पे डिस्काउंट चाहिए तो लोग 9,000 पे जंप कर रहे हैं यूनिट पे। नाउ द एनुअल यूसेज विल बी 80,000, ठीक है। नाउ कॉस्ट पर ऑर्डर इज 100 इफ द कंपनी डिसाइड टू यूटिलाइज कैश डिस्काउंट। ये सेविंग इन द टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट विल बी, जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है उसमें कितने का सेव होता है। तो इसका एक्चुअल आंसर आता है 222.22222, ऐसा कोई आंसर आता है, जो यहाँ पे ऑप्शन में ही नहीं था, तो बोर्ड में एग्जाम में ही रॉन्ग था। पर वो 2222 कैसे आता है वो मैं आपको बताता हूँ, बराबर से ध्यान देना। अंडरस्टूड। एमसीक्यूज 10, पहले आपको ईओक्यू वाइज एनुअल यूसेज था 80,000। अगर आप 7,200 यूनिट मंगाओगे तो 80,000 डिवाइडेड बाय 7,200 मीन्स आपको पॉइंट में आ रहा है 11.11 टाइम्स ऑर्डर करना होगा अगर आप ईओक्यू वाइज जाओगे तो। देन तुम आप डिस्काउंट के लिए 80,000 को कन्वर्ट कर देते हो 9,000 में। आप बोलते हो 9,000 बिकॉज आपको कुछ परचेस प्राइस पे डिस्काउंट मिल रहा है, तो आपको 80,000 डिवाइडेड बाय 9,000, तो आपको ऑर्डर होगा 8.888888 टाइम्स, तो आपका फेवरेबल होगा। नाउ आप पहले दे रहे थे 11.11 समटाइम्स, देन आपका नंबर ऑफ ऑर्डर हो जाएगा 8.88, तो आप कितना बचाओगे कॉस्ट, और पर ऑर्डर कॉस्ट है 100 रुपीज, तो योर सेविंग विल बी 11.111111 माइनस 8.888888 इनटू 100 रुपीज, तो ये हमारा सेविंग होगा। 11.111111 एन तक डालो, 8.888888 एन तक डालो, इनटू 100 रुपीज करो, तो देखो बराबर कैलसी में आंसर आता है रुपीज 222.22, ये आंसर आता है। एग्जाम में 222 भी होता तो भी चलता था, 222.22 इज अ फेवरेबल, ये आंसर हमारा आना चाहिए। अंडरस्टूड। ये हम लोग बचा सकते हैं ईओक्यू से कन्वर्ट करके 9,000 पे, तो हमारा सेविंग हो जाएगा ऑर्डरिंग कॉस्ट में 222.22। दैट्स व्हाई ये ऑप्शन ही नहीं था, तो नन ऑफ दिस ये मैंने अभी मॉडिफाई करके लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट वन इजी है। कैश मैनेजमेंट मॉडल हैज बीन propounded by, तो ये किसने फाइंड आउट किया था पता है ना आपको? विलियम बाउमॉल। तो ये सी ऑप्शन है, ये ऑथर का नाम पूछा है। अभी हम लोग एफएम इतना करते हैं, गॉर्डन, वॉल्टर, ये सब हमारे दिमाग में फिट हो जाते हैं,
तो हम लोग हो सकता है कभी मिसमैनेजमेंट करके गड़बड़ करे, बट कैश मैनेजमेंट में एक ये इतना सिंपल सा एमसीक्यूज आया था, इजी। नेक्स्ट वन, करंट रेशियो इज 4:1, net working capital is rupees 30,000, find the amount of liquid assets if value of stock is 80,000, find the amount of liquid assets, liquid assets का मतलब क्या होता है, quick assets, जो क्विकली कैश में कन्वर्ट हो जाए, और स्टॉक आपको पता है ना नॉन क्विक एसेट्स है। तो क्विक एसेट्स का फॉर्मूला ही है हमारा करंट एसेट्स माइनस स्टॉक, राइट। और प्रीपेड ये सब तो ऑप्शनल है तो है, नहीं है तो नहीं है। तो पहले हमें करंट एसेट्स पता होना चाहिए था, करंट एसेट्स में से स्टॉक माइनस कर दो तो आपका क्विक एसेट्स आ जाएगा, इजी है। क्या था एमसीक्यूज नंबर 11, तो एमसीक्यूज 11, बाय द वे ये जो रॉन्ग था वो कौन सा नंबर था, 10, और अभी 12 है। पहले आपका वर्किंग कैपिटल दिया है, करंट रेशियो दिया है, तो आप उससे करंट एसेट्स निकाल सकते हो कैसे, वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू, ये तो रेशियो एनालिसिस के बेस पे ये करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। Now current ratio is what, 4:1, तो 4 up 1 down, तो I can say 4 current assets minus 1 current liability, तो 3 working capital होगा, because 4:1, तो 4 up 1 down, 4 current assets है, 1 current liability है, 4 minus 1 तो 3 working capital होगा। Now working capital itself सब में दिया है 30,000, तो but obvious क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो करंट assets आ जाएगा, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो करंट एसेट्स बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, कैसे आएगा, करंट एसेट्स इक्वल्स टू 30,000 इनटू 4 डिवाइडेड बाय 3, तो ये कितना आ जाएगा 40,000, ये करंट एसेट्स आया। नाउ क्विक एसेट्स, लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला है, लिक्विड एसेट्स या क्विक एसेट्स का फॉर्मूला है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री, अगर प्रीपेड दिया होगा तो करना है, नहीं है तो नहीं है, आई थिंक सो। इन्वेंट्री 8,000 दिया है, तो 40 माइनस 8 कितना रुपीज हो जाएगा, 32,000, इजी। 32 इज अ क्विक एसेट्स, ये क्विक एसेट्स हो गया 32,000, सी ऑप्शन दिया है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी डिटरमाइन। नाउ ये क्या बोलता है, ऐसा क्या क्वांटिटी ऑर्डर देना चाहिए जो हमारे लिए रिजनेबल हो, तो अगर आप इसके ऑप्शन में देखोगे तो ए परफेक्ट है, द ऑर्डर साइज दैट इज मिनिमाइज द टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, ऐसा ऑर्डर दो कि आपका टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए, कितना क्या क्वांटिटी ऑर्डर देना चाहिए कि हमारे लिए वो इन्वेंट्री का कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए। दूसरा है ऑर्डर साइज वेयर ऑर्डरिंग कॉस्ट इज लोअर, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज लोअर, खाली ऑर्डरिंग नहीं, टोटल कॉस्ट इज लोअर, क्योंकि पता है ना दोनों मिला के ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, परचेस कॉस्ट, ये सब हम लोग ध्यान लेते हैं। तो ऑर्डर साइज वेयर द कैरिंग कॉस्ट इज मिनिमम, खाली कैरिंग नहीं, ऑर्डर साइज विच वेयर द अर्न डिस्काउंट ऑन परचेस, ईओक्यू डिस्काउंट नहीं, ईओक्यू ऐसा क्वांटिटी ऑर्डर करो जो हमारे लिए टोटल कॉस्ट पे रिजनेबल हो, तो ए इज अ परफेक्ट आंसर, इजी। Sure. Next, an arrangement where a bank allowed a borrower to overdraw as to certain limit for working capital finance is a call a bank overdraft, या उसका नाम है कैश क्रेडिट बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, कैश क्रेडिट, बिकॉज दे मेंशन बैंक वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, उसका मतलब शॉर्ट टर्म हो गया, इज अ शॉर्ट टर्म बोरोइंग, तो बैंक ओडी होता है जिसको प्यार से हम लोग बोलते हैं कैश क्रेडिट। Fund represented by check which have been issued but which have not been debited from the bank is technically refers to the float, क्या बोलते हैं इसे, float, वर्ड यूज करते हैं float, understood। नेक्स्ट, the net working capital given है, current assets minus current liability 14 lakhs, if purchase 30 lakhs worth of raw material on credit, next, issue 7% debenture for 20 lakhs and purchase machinery for 18 lakhs for cash, the new net working capital for the firm will be,
तो नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अब कॉस्ट में देखो 30 lakhs अगर इन्वेंट्री परचेस करते हो ऑन क्रेडिट तो उसका मतलब इन्वेंट्री स्टॉक इंक्रीज एंड ऑन क्रेडिटर्स तो क्रेडिटर्स इंक्रीज तो करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी इंक्रीज। इन शॉर्ट नेट वर्किंग कैपिटल पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा क्योंकि करंट एसेट्स आल्सो इंक्रीज करंट लायबिलिटी भी इंक्रीज। अगर मुझे न्यू ढूंढना है तो 14 में से 30 प्लस 30 माइनस, इन शॉर्ट कोई इफेक्ट नहीं। तो ये तो 14 अपना ऑलरेडी है। आगे नेक्स्ट ये वाला इशू 7% डिबेंचर फॉर रुपीज 20 lakhs। नाउ 7% डिबेंचर इशू कर रहे हो तो आपके हाथ में 20 लाख रुपीज आ रहा है, पर जो 7% डिबेंचर्स है वो क्या है, इनडायरेक्टली तुम्हारा लायबिलिटी लोन फंड, उसका कोई चेंजेस ही नहीं होगा। फिर तो इसका मतलब ये 20 इसमें प्लस हो जाएगा। परफेक्ट। Next one, and purchase a machinery for rupees 18 lakhs for cash। तो when you purchase a machinery तो fixed assets अंदर आ रहा है और बदले में बाहर क्या जा रहा है, कैश। तो माइनस 18 lakhs, तो घूम फिर के आपका 16 lakhs इज अ रिवाइज वर्किंग कैपिटल। जो हमारे पास ऑप्शन क्या है, बी फॉर बॉम्बे। क्या है, बी फॉर बॉम्बे। ये 14 में से 20 बिकॉज ऑफ इश्यू कर रहे हो तो जो कैश आ रहा है वो, और 7% डिबेंचर तो बोरोड फंड है, लोन फंड है, तो वो इम्पैक्ट नहीं होगा वर्किंग कैपिटल में। और 18 lakhs जो परचेस ऑफ मशीनरी है, मशीनरी परचेस कर रहे हो तो फिक्स एसेट्स है, बट मनी वाज गोइंग आउट, वो तो वर्किंग कैपिटल का पार्ट है, तो वो 18 माइनस होगा। तो इनडायरेक्टली न्यू कितना हो जाएगा, 16 lakhs। इजी, ठीक है, देखा बराबर से। ओके बच्चों, ये जो 16 एमसीक्यूज है वो अपने दिसंबर 2019 एग्जाम में आए थे वर्किंग कैपिटल चैप्टर से ओनली, राइट। एंड देन दिसंबर 2020 में देयर इज 7-8 एमसीक्यूज, कुछ 8 एमसीक्यूज थे। तो ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, पर इसमें मोर ऑफ प्रैक्टिकल एमसीक्यूज है, लेस ऑफ थियरी, राइट। लास्ट एग्जाम में दोनों में हाफ हाफ आया था, बिकॉज यू नो ना प्रैक्टिकल एंड थियरी दोनों मिक्स में आता है प्रपोर्शन। फर्स्ट इसमें दिसंबर 2020 में फर्स्ट जो आया था ये चैप्टर का एमसीक्यूज, वो द एनुअल कैश रिक्वायरमेंट ऑफ ए लिमिटेड इज रुपीज 25 lakhs। एनुअल कैश रिक्वायरमेंट पूरे ईयर में जो कैश रिक्वायर्ड है वो। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी पर लॉट इज रुपीज 2500 पर लॉट साइज बोलते हैं, इकोनॉमिक लॉट साइज। Now, the company can earn 5% annual yield on its security. What will be the economic lot size according to Baumol model? See, in last exam, cash model जो बनाया था वो Baumol ने बनाया था, विलियम Baumol। तो उसका खाली नाम पूछा था, अभी यहाँ पे उसका फॉर्मूला पूछा है। तो जैसे अपना EOQ होता है √2AO अपॉन C, राइट, वैसे यहाँ पे सेम 2 है। एनुअल रॉ कैश, जैसे उधर रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट, इधर एनुअल कैश रिक्वायरमेंट है, तो जैसे 2 इंटू 25 lakhs मैं लिख के दूंगा, इंटू कन्वर्जन कॉस्ट, राइट। तो जो 2500 है वो इंटू कन्वर्जन कॉस्ट अपॉन यहाँ पे ये जो इंटरेस्ट रेट है 5%, तो 5 अपॉन 100 वो आपको अपॉन करना है और रूट दबा दो तो तुम्हारा इकोनॉमिक लॉट साइज आएगा। बॉमल बोलता है ऐसा क्या लॉट में आपको कैश विड्रॉ करना चाहिए जो आपके लिए रीजनेबल हो। अंडरस्टूड, राइट। तो ऐसे अगर आपने सम्स भी किया होगा तो दिसंबर 2020 फर्स्ट एनुअल कैश रिक्वायरमेंट कितना रुपीस बोला था, 25 lakhs। conversion cost will be how much, conversion cost will be 2500 and interest 5% और you can say 5 upon 100। तो आप 5 upon 100 ही कर लो तो बेस्ट होता है 0.05। तो इकोनॉमिक लॉट साइज इक्वल्स टू 2 into annual cash requirement into conversion cost upon interest, right। तो दिस इंटू 25 lakhs कभी हो सकता है बहुत ज्यादा कैलसिफेट डिवाइड करने का हो जाए, तो पहले इंटू करके, तो पहले डिवाइड कर दो फिर इंटू कर दो तो भी चलेगा, और लास्ट में रूट दबा देना है। तो आपका आंसर क्या आ रहा है, 5 lakhs। कभी हो सकता है कि आप ये इंटू इंटू करो
तो कैलसी में जीरो बहुत ज्यादा चले जाए, तो पहले आप ये डिवाइड कर दो, फिर इंटू इंटू कर दो और फिर फाइनली रूट दबा दो, आंसर आएगा 5 लाख। देखो ऑप्शन में है क्या 5 लाख? यस, सी ऑप्शन राइट आंसर है। Next, the following details are available in respect of the firm. Annual requirement of inventory is 20,000 annual requirement है। Cost per order other than carrying cost and ordering cost, तो ये 10 रुपीज होता है बाइंग कॉस्ट, परचेज प्राइस, ठीक है। कैरिंग कॉस्ट आर लाइकली टू 10% पर ईयर, तो 10% कैरिंग कॉस्ट किस पे होता है? ऑलवेज ऑन परचेज पे, जो तुम परचेज प्राइस होता है उस पे कैलकुलेट करना होता है ये 10%। Cost of place and order per order is 500 rupees. The EOQ economic quantity or order quantity, EOQ के लिए सारी डिटेल्स चाहिए होती है जो लोग ने बड़े प्यार से दिया है। देखो जरा, ए एनुअल रिक्वायरमेंट, अभी ऊपर देखो EOQ जैसा ही तुम्हारा इकोनॉमिक लॉट साइज था कैश में, वैसा ही यहाँ पे इन्वेंटरी में पूछा है, तो ये दोनों एमसीक्यूज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अपने लिए तो इजी हो गया, सेम हो गया। ए एनुअल रिक्वायरमेंट है 20,000। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर का ₹500 दिया हुआ है, राइट। कैरिंग कॉस्ट ऑलवेज परचेज पे वो परसेंटेज होता है, जो परचेज है 10 रुपीज उस पे 10%, तो कितना रुपीज आएगा? 1 पर यूनिट पर एनम होना चाहिए ऑलवेज। तो ये जो 10 रुपीज था वो बाइंग प्राइस पर यूनिट ही है, और ये जो 10% है वो पर एनम है, तो इनडायरेक्टली ये जो 1 रुपी है वो पर यूनिट पर एनम में कन्वर्ट हो गया। तो EOQ विल बी, राइट, EOQ हमारा क्या फॉर्मूला होता है? 2AO अपॉन C, 2 into annual raw material 20,000 into ordering cost 500 अपॉन 1, तो पहले कैलसी पे ये पूरा करो, 2 into 20,000 into 500 डिवाइडेड बाय 1, सेम रूट दबा दो, तो देखो पॉइंट में आंसर आता है, बट यूनिट पॉइंट में नहीं होता है, इसे आप राउंड ऑफ कर दो तो 4472 यूनिट्स, ये आंसर परफेक्ट है। ऐसे कैसे में आपका आता होगा 4472.1359, बट राउंड ऑफ कर दो 4472, ये परफेक्ट आंसर है, हुआ ए। चलो, व्हाट विल बी द ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड इफ रॉ मटेरियल, तो ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड मैंने अभी ऊपर बताया आपको, ऑपरेटिंग साइकिल फॉर्मूला रॉ मटेरियल WIP, फिनिश गुड्स, डेटा कलेक्शन पीरियड एंड माइनस क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड, तो ये होता है ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। इफ रॉ मटेरियल इन स्टोर 2 months, प्रोसेसिंग पीरियड 2.5 months विच WIP, फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड 15 days, तो ये डेज है, तो यहाँ पे ये देखो सब मंथ है, तो आप 15 डेज है, तो मंथ में कन्वर्ट करोगे तो 0.5 मंथ, परफेक्ट। डेटर्स आर अलाउड 60 डेज, 60 डेज अगर आप मंथ में कन्वर्ट करोगे तो 1 मंथ। creditors received from supplier, credit received from supplier of raw material is 1 month, और सब ऑप्शन देखो 1 मंथ मंथ में ही है, तो आपको इनडायरेक्टली मंथ में ही फाइंड आउट करना है। तो थर्ड MCQs विल बी ऑपरेटिंग साइकिल, या इसको हम लोग बोलते हैं ड्यूरेशन, तो ऑपरेटिंग साइकिल विल बी रॉ मटेरियल प्लस WIP प्लस फिनिश गुड्स प्लस डेटर्स कलेक्शन पीरियड माइनस क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड, तो साइकिल क्या आएगा? पहले रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड 2 months है, WIP 2.5 months है, प्लस फिनिश गुड्स डेज में मंथ में कन्वर्ट कर देना 0.5, और वो डेटर्स कलेक्शन अलाउड 60 डेज 30 डेज, तो एवरेज 2 months हो जाएगा, एंड माइनस ये 1, तो 2 3 4 5 6 7 और माइनस 1, तो फाइनली आंसर कितना हो जाएगा? 6 months। ऑप्शन में है देखो ऑपरेटिंग साइकिल 6 months, इसे बोलेंगे नेट ऑपरेटिंग साइकिल, नेट ड्यूरेशन है ये 6 months। यस, बिफोर बॉम्बे, इजी, right? Next, current assets are twice the current liability. Current assets are twice. इसका indirectly मतलब है 2:1 ratio है हमारा. Current ratio will be 2:1. If the net working capital is rupees 60,000, current assets would be, तो working capital पूछा है current assets, तो ऊपर पता मैंने एक सम कराया था उसमें ये वाला वर्किंग करके वो लोग ने क्विक एसेट्स पूछा था, यहाँ पे तो डायरेक्ट वो लोग ने करंट एसेट्स ही पूछा है,
तो फास्ट हो जाएगा। फोर्थ MCQs, working capital equals to current assets minus current liability. If twice, so 2 minus 1, तो working capital will be 1. 2 minus 1, तो ये 1 होगा. Now working capital 60,000 है, तो current assets कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आंसर कितना हो जाएगा, डबल, 1,20,000. तो सी आंसर देखो 1,20,000 परफेक्ट है, इजी. देखो सी 1,20,000 परफेक्ट है. Now, concept of maximum permissible bank finance, MPBF, maximum permissible bank finance was introduced by टंडन कमिटी. ये जो मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस लिमिट है वो टंडन कमिटी ने अप्रूव रिकमेंडेड किया था आरबीआई को, और आरबीआई ने टंडन कमिटी के बेस पे जो बताया था कंसेप्ट वो सारी बैंकिंग सेक्टर को अलाउड एप्लीकेबल कर दिया था. अंडरस्टूड. तो टंडन कमिटी कंसेप्ट था. Next one, reorder level, ROL, plus reorder quantity, ROQ, minus minimum consumption into minimum delivery. Determine which stock level. तो पहले ROL, उसमें आप reorder quantity ऐड करो, मिनिमम कम से कम माइनस करो. तो उसका मतलब आपको लेवल क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम. तो इनडायरेक्टली ये मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला है जो अपने ऑप्शन में बी फॉर बॉम्बे है. राइट. सी आप अपना ROL है, फिर और री को ऑर्डर क्वांटिटी ऐड करो और इसमें से कम निकालो, मिनिमम निकालो. इन शॉर्ट आपको मैक्सिमम स्टॉक लेवल चाहिए. तो ये मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला है जो लिख के दिया है. अगर आपने स्टॉक लेवल सीखा होगा तो ये बहुत ही ईजी है. ठीक है. नेक्स्ट, एफिशिएंसी ऑफ क्रेडिट कंट्रोल सिस्टम does not influenced by efficiency of credit control system. क्रेडिट कंट्रोल सिस्टम डेटर्स में हम लोग क्रेडिट कंट्रोल सिस्टम में टाइमिंग बिलिंग, एक्यूरेट बिलिंग, कंप्लायंस विद द स्पेसिफिक क्रेडिट पॉलिसी, कैश डिस्काउंट अवेल बाय द कस्टमर. डज नॉट. तो आप क्रेडिट कंट्रोल में बहुत सारा डिस्काउंट दो, राइट. आप कैश डिस्काउंट अवेल करो बाय द कस्टमर. तो अगर आप बहुत सारा डिस्काउंट भी देते हो तो उसको एफिशिएंसी ऑफ क्रेडिट कंट्रोल सिस्टम नहीं आएगा. अंडरस्टूड. एफिशिएंसी नहीं आएगी उसमें. तो डज नॉट इन्फ्लुएंस बाय, डी इज अ परफेक्ट आंसर, कैश डिस्काउंट अवेल बाय द कस्टमर. फेयर. एंड लास्ट, JP Limited had earned 10% return on total assets of rupees 18 lakhs. अर्न का मतलब 18 lakhs पे 10% क्या अर्न करोगे आप, नेट प्रॉफिट. देन हैज अ नेट प्रॉफिट रेशियो 8%. फाइंड आउट द सेल ऑफ द कंपनी. तो पहले आप इस पे से अर्न मींस नेट प्रॉफिट निकालो. नेट प्रॉफिट रेशियो ऑलवेज बेस्ड ऑन सेल. तो उससे आप सेल्स फाइंड आउट कर सकते हो. बताता हूँ, देखो कैसे. पहले नेट प्रॉफिट कैसे निकालोगे. आपका क्या दिया है वो लोग ने, टोटल इन्वेस्ट एसेट्स गिवन है 18 lakhs. ऑन 18 lakhs तुम कितना अर्न करते हो दिया है 10%. तो उसका अर्निंग 10%, तो योर नेट प्रॉफिट विल बी 1,80,000. नाउ नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100. तो नेट प्रॉफिट रेशियो हमें दिया है 8%. अगर नेट प्रॉफिट 1,80,000 अपॉन नेट सेल जो हमें पता नहीं है इनटू 100, तो इनडायरेक्टली 8 यहाँ पे जाएगा और सेल यहाँ पे. तो इनडायरेक्टली द नेट सेल्स विल बी, अब क्या कर देना है था पता है आपको, 18 lakhs पे इंटू 10% कर दो 1,80,000 आता है. फिर डिवाइडेड बाय 8% कर दो तो आपका आंसर आ जाता है. क्योंकि अल्टीमेटली देखो 1,80,000 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 100 वही होता है. आंसर विल बी, टोटल सेल्स विल बी 22,50,000. आपको कैलसी पे डायरेक्ट शॉर्टकट करना है तो कैसे होगा, 18 lakhs पे 10%, 1,80,000. 1,80,000 divided by 8%, तो इट्स 22,50,000. तो ऑप्शन में देखो कौन सा आंसर है, 22,50,000. डी फॉर दिल्ली आंसर है. अंडरस्टूड. डी फॉर दिल्ली आंसर है. राइट. इजी. होप सो बच्चों तुम्हें ये पसंद आया होगे सारे एमसीक्यूज. नेक्स्ट वीडियो में मैं अलग और चैप्टर डिस्कस करूंगा. ओके बच्चों,
टेक केयर, ऑल द बेस्ट, डू वेल, स्टडी हार्ड, वर्क हार्ड, ड्रीम बिग। आपको ये पॉइंट समझ में आया? ऑलवेज यू शुड वर्क हार्ड एंड ड्रीम बिग। तो दैट्स वाई हम लोग बोलते हैं ऑलवेज ज्यादा पढ़ो, प्रैक्टिस करो, वर्क हार्ड करो स्टडी के लिए। टेक केयर बच्चों, गॉड ब्लेस यू।